नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीइग्नाइट स्टडीज़। आज की इस क्लास के अंदर हमारा जो एचसीएस का पेपर कोड 0050 था पॉलिटी का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेक्टिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट। यानी कि किस संविधान संशोधन बिल के लिए आपको स्टेट आधे से ज़्यादा स्टेट्स की मंजूरी लेनी पड़ती है। तो चलिए ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट इज इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब देखिए किसके लिए स्टेट का रेक्टिफिकेशन ज़रूरी है, जिसमें स्टेट का डायरेक्ट स्टेक होता है। तो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में अगर हम कुछ चेंजेस करते हैं तो वहाँ पे स्टेट की मंजूरी जरूरी है, क्योंकि एमएलए का वोट होता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो नाउ वी कम टू द ऑप्शन नंबर सेकेंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। बिल्कुल यहाँ भी स्टेट का स्टेक है, तो यहाँ पे भी जरूरत पड़ती है। जब हम 7th शेड्यूल में चेंजेस करते हैं, 7th शेड्यूल इज ऑल अबाउट, देखिए शेड्यूल का एक ट्रिक होता है, टी ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, अगर आपको याद हो तो टी ईयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टी से टेरिटरी, ई से एमिनमेंट्स, ए से एफर्मेशन एंड ऑथ, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल एरिया, ओ से अदर शेड्यूल एरिया, एफ से फेडरल लिस्ट, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेज, एल से लैंड रिफॉर्म, डी से डिफेक्शन लॉ, पी से पंचायत, एम से म्यूनसिपैलिटी। तो 7th नंबर पे आता है फेडरल लिस्ट। आप देखेंगे तो 7th शेड्यूल के अंदर क्या है, फेडरल लिस्ट के बारे में है। तो अगर हम फेडरल लिस्ट यानी कि यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, इनमें चेंजेस करते हैं तो स्टेट का यहाँ पे भी डायरेक्ट स्टेक है, तो इसके लिए भी स्टेट की मंजूरी लेनी पड़ती है। बट अब हम बात करते हैं अबोलिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट। लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट के अबोलिशन के अंदर क्या जरूरत पड़ती है हमें या नहीं पड़ती। देखिए जब भी स्टेट के किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाना होता है या अबोलिश करना होता है, तो ये पावर पार्लियामेंट के पास होती है। स्टेट उस चीज को सिंपल मेजोरिटी से पास करता है, बट पार्लियामेंट उसी चीज को एक स्पेशल मेजोरिटी से पास करता है। तो दिस थिंग डज नॉट रिक्वायर रेक्टिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेशन ऑफ नॉट लेस देन वन हाफ ऑफ द स्टेट। तो फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे। अगर हम फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो हमारा आंसर आ रहा है ए। तो अब बढ़ते हैं आगे, जिसको फोर्थ ऑप्शन भी पता होगा तब भी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल अबाउट द प्रियम्बल। प्रियम्बल के अंदर जो लास्ट में डेट दी होती है वो पूछा गया। तो इट वाज 26 नवंबर 1949. The answer is B. Again, the question is from the schedules. Which of the following schedules of the Constitution of India contain provisions regarding the anti-defection law? तो ये किस में है, हमने देखा था ना अभी, ये 10th शेड्यूल के अंदर है। तो ये 10th शेड्यूल में है anti-defection law. Now the next question is, consider the following statement: an amendment of the Constitution can be initiated by. अगर हम कोई संविधान संशोधन बिल लेके आते हैं तो वो कहाँ पे इनिशिएशन होता है उसका, तो क्या लोकसभा में या राज्यसभा में या स्टेट लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट। अब कोर्ट्स को देखते हैं। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर में तो कभी होता ही नहीं है, तो थर्ड को काट दीजिए। थर्ड आप काटते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस बचते हैं, ए या डी। तो लोकसभा या दोनों, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आप दोनों ही सदनों में पेश कर सकते हैं। तो आंसर इज डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। आर्टिकल्स दिए हुए हैं और उनका मैच आपसे पूछा गया है। तो मैच बड़ा सिंपल है भाई। देखो 54 के अंदर इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये एक प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट फिर भी आप ऐसे रख सकते 5 आर्टिकल इज रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो 5 से स्टार्ट होते हैं, 51, 52, 53, 54, 55, 56। तो ए इज मैच टू द 1। तो अब आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आंसर ए है या आंसर बी है। अब इससे एक चीज और पता लग रही है कि 75 का भी बी है, यानी कि बी का 2 है। तो दो ऑप्शन आप मैच कर चुके हैं। अब आते हैं 155 और 166 पे। आर्टिकल 155 इट डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ ए स्टेट। गवर्नर की अपॉइंटमेंट से डील करता है। आर्टिकल 153 कहता है ना, देयर शैल बी गवर्नर फॉर एवरी स्टेट। आर्टिकल 155 गवर्नर की अपॉइंटमेंट से डील करता है। तो सी का 3 हमने देख लिया, तो हमारा ऑप्शन आ गया ए। अब हमें डी की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चंस कैसे आप जल्दी करें, मैं वो चीज भी आपको बता रहा हूँ। जहां आपको मैच दिख गया, आपने दो मैच लगा लिए, ए का 1 और सी का 3, तो ए का 1 एंड सी का 3 इज ओनली इन द ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following amendment to the constitution empower the president to send back any matter for reconsideration by the council of minister। देखिए ये चीजें आई थी जब इमरजेंसी थी ना, इमरजेंसी के टाइम पे 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया था,
बट उसके बाद जब इमरजेंसी खत्म होती तो राष्ट्रपति की कुछ शक्तियों को बढ़ाया गया था। बढ़ाया गया इन द सेंस कि राष्ट्रपति रिटर्न कर सकते हैं रिकंसिडरेशन के लिए, भाई राष्ट्रपति के पास पावर होगी कि क्या कहते हैं अमेंडमेंट को रिटर्न करने की भी पावर डाल दी गई थी इसके अंदर। अब ये देखिए, बट ये बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं, राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेके। तो ये किया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो मोरारजी देसाई गवर्नमेंट थी उनके टाइम पे। अब आते हैं आगे, मैच द फॉलोइंग अगेन। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सी चीज हमने कहाँ से बोरो की है। तो डीपीएसपी का सबको आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से इनको हमने बोरो किया है। तो 1 का 3 हो गया। तो देखिए अब हम फिर से 2 ऑप्शंस पे आ गए हैं, और बी का इसने दे दिया 5, यानी कि फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से ली है। कंकरेंट लिस्ट और इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट विद ग्रेटर पावर टू द यूनियन। यूनियन के पास, यानी कि हमारा फेडरल जो फीचर है वो हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने कनाडा से लिया है। अगर आपको याद हो तो ये फीचर हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से। तो इसको अगर मैच करते हैं डी को 2 पे, तो आंसर हमारा आ जाता है डी। द आंसर इज डी। अगेन वन क्वेश्चन इज फ्रॉम द शेड्यूल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफाई देयर टेरिटरी। तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर आता है ये चीजें, तो 8th का आंसर हो गया ए। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये रिसेंट यूपीएससी ने पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के एक्सक्लूसिव पावर्स किसके अंदर है, तो टू रेक्टिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, टू पास द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, टू इम्पीच द प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में तो है नहीं, तो 2 ऑप्शन तो आपके कट हो गए ऐसे ही। अब आपको पता लग गया कि सेकंड में लोकसभा के पास एक्सक्लूसिव पावर्स है, बट क्या इमरजेंसी को डिक्लेयर करने की पावर भी लोकसभा की है एक्सक्लूसिव पावर? जी नहीं। इमरजेंसी को रिवोक करने की पावर हो सकती है, बट डिक्लेयर दोनों सदनों से होता है, बोथ हाउसेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर बी, हमारा आंसर आता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्टली देखिए की के अंदर ये क्वेश्चन ना, इसका आंसर जो है वो गलत दिया गया है, और कुछ मार्क्स भी गलत चेक हुई हैं कंप्यूटर की वजह से। तो अभी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। 10th क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट who are allowed to participate in the meeting of the Parliament of India। तो क्या ये ठीक है? जी देखिए, अटॉर्नी जनरल तो अलाउ होते हैं, बट सॉलिसिटर जनरल को अलाउ नहीं होता है, और यहाँ एंड लिखा है, तो दिस स्टेटमेंट इज wrong। Next is, according to the Constitution of India, the Attorney General of India submits its resignation when the government which appoints him resign। नहीं, this is not as per the Constitution of India, it is rules, it is in the convention, बट ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत। हमारा आंसर आता है डी। अब देखिए कहीं पे भी अगर आपको पता नहीं है ना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसी स्टेटमेंट जनरली, आई से जनरली ऐसी स्टेटमेंट गलत होती हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पावर टू मेक लॉ ऑन प्रिवेंटिव डिटेंशन इज ओनली लाइज विद द पार्लियामेंट। जी नहीं, ये स्टेट के पास भी पावर होती है, अगर आप देखेंगे तो लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है। नाउ the next statement, under the preventive detention no person can be detained for not more than 2, no it is not for more than 3 months, ना कि 2 महीना। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, इसका आंसर भी है डी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly। तो इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जितने भी वर्ड यूनियन वगैरह आ जाए ना, तो उन यूनियन कमेटीज का चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी टू वोट इन पब्लिक इलेक्शन। बाकी सब फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आते हैं, प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग अंडर द डीपीएसपी एज इंश्राइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, serving for citizen of India a uniform civil code, organizing village panchayat, promoting cottage industry in rural area, securing for all the work reasonable wage and cultural opportunity। अब पूछा क्या गया है, which of the following are the Gandhian principle that are reflected in the DPSP। तो इनमें से कौन से गांधीयन प्रिंसिपल हैं? तो देखिए विलेज पंचायत तो है ही, उसके साथ साथ कॉटेज इंडस्ट्री, लघु उद्योग की भी बात गांधी जी ने की थी, बट यूसीसी तो लिबरल इंटेलेक्चुअल में आता है, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। अगर आपको ये पता लग गया ना कि यूसीसी लिबरल इंटेलेक्चुअल में आता है, तो भी आपका आंसर आ रहा है बी फॉर बॉम्बे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारत के अंदर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किस पे बेस्ड है? तो ये बेसिकली हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया था। अगला, according to the constitution which of the following are fundamental for the governance of the country। इनमें से कौन फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए? तो ये आते हैं डीपीएसपी।
16 का सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, An amendment to the constitution can be initiated by an introduction of a bill in the Lok Sabha। ऐसा ही पीछे क्वेश्चन था बट अब स्टेटमेंट बेस्ड है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत होगी। हमने पढ़ा है कि अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इनिशिएटेड इन एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। नाउ नेक्स्ट, if any such amendment seeks to make changes in the federal structure of constitution, the amendment also required to rectify by the legislature of half of Indian state। तो क्या ऐसा भी है? देखिए फेडरल फीचर में अगर कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो ये चीज़ें हाफ ऑफ स्टेट के लिए ज़रूरी नहीं है। पहली चीज़ तो ये चीज़ याद रखें, ठीक है। इसके लिए आपको स्पेशल मेजोरिटी से ये पास कराना होता है, तो इसका आंसर होगा डी फॉर डॉग। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 से हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज द लेट बिफोर विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट। किन की रिपोर्ट्स को राष्ट्रपति पेश कराता है? तो ऑलमोस्ट इन सभी की रिपोर्ट्स को राष्ट्रपति जो है ना वो पार्लियामेंट के अंदर पेश कराते हैं, जितने भी ये दिए हुए हैं, SC, कैग, PAC और यूनियन फाइनेंस कमीशन। इकोनॉमिक जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इकोनॉमिक जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर मेंशन है? इकोनॉमिक जस्टिस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल और DPSP में मेंशन है, जबकि पॉलिटिकल जस्टिस की हम बात करेंगे तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर मेंशन है। Now the next question is who or which of the following is the custodian of the constitution? तो it is the Supreme Court of India। Now next question, ये HPSC ने 2021 के जो प्री हुआ था उसके अंदर ये सेम क्वेश्चन था। To uphold and protect the sovereignty and unity and integrity of India is a provision made in the, तो ये कहाँ पे लिखा गया है? It is written in the fundamental duty, बट बहुत से लोगों ने इसको मार्क किया था DPSP, सॉरी प्रीएम्बल, और इवन आंसर की भी प्रीएम्बल दिया गया था। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द आइडियल ऑफ वेलफेयर स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंश्राइंड इन इट्स। तो वेलफेयर स्टेट का आइडिया कहाँ पे इंश्राइन है? तो वेलफेयर स्टेट का आइडिया आपके DPSP के अंदर है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्ट रिलेशन बिटवीन राइट एंड ड्यूटीज। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं ना कि आपसे रिलेशन पूछा जाता है कि भाई राइट्स में और ड्यूटीज में क्या रिलेशन है, लिबर्टी क्या होती है, तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर आपकी अप्रोच जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। आपकी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए भैया, अगर अप्रोच पॉजिटिव नहीं होगी तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब देखिए क्या है, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज। फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है। राइट्स आर पर्सनल हैज इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज, हो सकता है। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ सिटीजन। जी नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं होता, ड्यूटीज की भी इक्वल इंपॉर्टेंस है, तो ये तो ऑप्शन गलत होगा। ड्यूटीज नॉट राइट आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, नहीं ऐसा भी नहीं है। अब दो ऑप्शंस पे हम आ चुके हैं, एक तो ए पे और एक बी पे, बट देखिए मोर अप्रोप्रिएट अगर आपको लग रहा है तो वो ए ही लग रहा होगा। राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, तो इसका आंसर भी ए ही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। ये UPSC 2018 का क्वेश्चन है, और अब इसको देखते हैं एक बार कि भाई द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यस, पार्लियामेंट के पास पावर होती है, बिल्कुल पार्लियामेंट किसी भी लॉ को प्लेस कर सकती है। नेक्स्ट, द वैलिडिटी ऑफ लॉ कैन प्लेस इन 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन्ड बाय एनी कोर्ट, नो जजमेंट कैन बी मेड। जी नहीं, ऐसा पहले होता था बट अब नहीं है। केशवानंदा भारती केस के बाद से 1973 के बाद से कोर्ट जो है, सॉरी ये केस अलग था बट वैसे बता रहा हूँ, केशवानंदा भारती केस का रेफरेंस लिया था कोर्ट ने इस केस के अंदर, तो उन्होंने कहा था 1973 से पहले के जो लॉ हैं उनको एग्जामिन हम नहीं करेंगे बट बाद के को हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये भी 2018 में पूछा गया था। इन द फेडरेशन established by the government of India Act of 1935 रेजिडरी पावर वर गिवन टू दी। तो मैंने आपको बहुत बार बताया लक्ष्मीकांत के अंदर ये दिया हुआ है वॉइस रॉय, बट वॉइस रॉय इज नॉट द आंसर हेयर, द गवर्नर जनरल इज द आंसर, क्योंकि दोनों ही पोस्ट कंटिन्यू थी उस टाइम तक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। इनमें से कौन से मेन फीचर है रूल ऑफ लॉ के? तो देखिए लिमिटेशन ऑफ पावर, बिल्कुल शक्तियों को लिमिट करना इज ए फीचर ऑफ रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है गवर्नमेंट इज अंडर लॉ, सरकार भी कानून के दायरे में है, तो ये मतलब होता है रूल ऑफ लॉ का। तो इसमें देखिए लिमिटेशन ऑफ पावर, बिल्कुल इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये भी होता है भाई।
अब उसके बाद पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं होता। पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द गवर्नमेंट ऐसा नहीं होता है। बट रूल ऑफ लॉ का मतलब पूछा गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन, अगर हम थर्ड ऑप्शन को हटा दे तो हमारे पास आते हैं दो ऑप्शन, सी एंड बी। बट हमें पता है फर्स्ट होता ही होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट टू प्रीवीसी। बेसिकली राइट टू प्रीवीसी के बारे में पूछा गया। राइट टू प्रीवीसी आती है आर्टिकल 21 के अंदर, तो इसका आंसर सीधा सीधा आ रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि नो विद द रेफरेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। संविधान को देखते हुए, तो इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बेसिस पे पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट, नो हाई कोर्ट शैल हैव द जुरिसडिक्शन टू डिक्लेयर एनी सेंट्रल लॉ टू बी कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड। क्या ऐसा होता है? जी नहीं, हाई कोर्ट्स के पास पावर होती है कि वो सेंटर के लॉ को भी डिक्लेयर कर सकते हैं इनवैलिड। Now the next question, an amendment to the Constitution of India cannot be called into question by Supreme Court of India। जी नहीं आ सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन था, भारतीय केस का रेफरेंस है ये। उस केस के अंदर बोला गया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर सकती है इफ दैट बिल वायलेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। तो 28 का आंसर हो गया है डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? ए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है भाई? ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन रिमूव बाय इट। हाँ, कर सकते हैं। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव बाय देम। जी नहीं, लोग रिमूव नहीं कर सकते। ठीक, द पार्लियामेंट इज चूजन बाय द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव बाय इट बिफोर कंपाइलेशन ऑफ फिक्स टर्म। जी कर सकते हैं ऐसा भी, नो कॉन्फिडेंस मोशन से। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर आता है बी फॉर बॉम्बे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस। देखो फिर वही चीज आती है, देखो ध्यान से देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस। जी नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता डिफाइन। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड जुडिशियल रिव्यू। जी नहीं, संविधान नहीं देता ऐसी चीजें। ठीक है, वो मेंशन्ड है बट उनको ऐसे डिटेल्ड में नहीं बताया गया है। तो 30 का भी आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉग। अब आते हैं प्रियम्बल पे, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये। प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट। पार्ट है पर लीगल इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल। नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज नो लीगल इफेक्ट, नहीं, ये तो गलत हो गया। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेम लीगल इफेक्ट, नहीं, ऐसा भी नहीं है। पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, देखो आंसर ए भी है और डी भी है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज डी। 31 का आंसर है डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ फॉर प्रेसिडेंट बट नॉट द फोरम फॉर हिज इम्पीचमेंट। बट इम्पीचमेंट का पार्ट नहीं है इनके भाई साहब। इलेक्शन का तो पार्ट है बट इम्पीचमेंट का नहीं है। वो कौन होते हैं? एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल भाग ही लेते हैं इलेक्शन के अंदर, लोकसभा राज्यसभा भाग लेते हैं बट इम्पीचमेंट में भी होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैव राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव में कौन वोट कर सकते हैं? देखिए, लोअर हाउस पार्लियामेंट लोकसभा में कर सकते हैं बट राज्यसभा में नहीं कर सकते। अपर हाउस के मेंबर लोकसभा कर सकते हैं, राज्यसभा नहीं कर सकते। इलेक्टेड मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेचर का अपर हाउस होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो वहां पे भी ये नहीं कर सकते राज्यसभा में वोट, लोकसभा में कर सकते हैं। बट जो एमएलए होते हैं वो राज्यसभा में भी वोट डालते हैं और लोकसभा में भी वोट डालते हैं। तो द आंसर इज डी। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर वोल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर इम्पीचिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज, इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। क्या ऐसा पार्लियामेंट कर सकती है? तो कैसे कर सकती है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट। क्या उसको कंसेंट लेना पड़ेगा? जी नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ स्टेट? जी नहीं। विद द कंसेंट ऑफ स्टेट कंसेंट? जी नहीं। तो पार्लियामेंट के पास ये सोल पावर है कि वो बिना कंसेंट के भी ऐसे कर सकती है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन व्हाट वे डज द इंडियन पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। तो पार्लियामेंट्री कमेटी से वो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल करती है। द नेक्स्ट इज द टर्म ऑफ लोकसभा कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। कर सकते हैं बिल्कुल, 6 महीने के लिए कर सकते हैं, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए।
इमरजेंसी के टाइम पे मैक्सिमम 1 साल के लिए आप लोकसभा को बढ़ा सकते हो फॉर 1 ईयर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट पूछा गया भाई। ओनली राज्यसभा बट नॉट लोकसभा हैव नॉमिनेटेड मेंबर्स, होते हैं भाई। नेक्स्ट, देयर इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर नॉमिनेटिंग 2 मेंबर्स फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू दी राज्यसभा। जी नहीं, ऐसा नहीं है। और अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन लोकसभा के लिए भी नहीं है, पहले लोकसभा के लिए था, अब लोकसभा के लिए भी नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल बार फॉर नॉमिनेटेड मेंबर टू बी अपॉइंटेड एज यूनियन मिनिस्टर। क्या नॉमिनेटेड मेंबर यूनियन मिनिस्टर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो सी स्टेटमेंट करेक्ट हुई, बट एक बार डी को भी पढ़ेंगे। ए नॉमिनेटेड मेंबर कैन वोट बोथ इन प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। जी नहीं, वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं करता, पर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करता है। तो आंसर इज सी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इन्होंने पूछा है कि भाई ये अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो 4th जनरल इलेक्शन कब हुए थे? ये हुए थे 1967 में। हरियाणा स्टेट बनता है 66 में। मैसूर का नाम कर्नाटक कब रखा गया? ये रखा गया था 73 में। और मेघालय और त्रिपुरा स्टेट कब बने थे? ये बने थे 72 में। तो अब हमें पता लग गया हमारा आंसर क्या होगा, 2 1 4 3। अब ये कहाँ पे है 2 1 4 3? द ऑप्शन 1 इज आंसर। सो ऐसे फैक्ट्स को आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कब हुआ, कैसे हुआ, तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द राज्यसभा अलोन हैज पावर टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी नेशनल इंटरेस्ट फॉर पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। क्या राज्यसभा स्टेट लिस्ट पे कुछ ऐसा कर सकती है? तो बिल्कुल राज्यसभा के पास ऐसी पावर्स होती हैं। Now the next is the resolution approving the proclamation of emergency was passed only by the Lok Sabha। तो नहीं, ये दोनों हाउसेस से पास होता है। तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ए गवर्नर फॉर 2 or more स्टेट। हो सकता है भाई, ये तो गलत है स्टेटमेंट साफ साफ। Now the next, the judge of high courts of the state in India are appointed by the governor. nahi, they are appointed by the president of India. So this statement is also wrong. No procedure that be laid in the constitution for the removal of governor from the state। बिल्कुल ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बट डी को भी एक बार पढ़ते हैं। In the case of UT have a legislative setup, the chief minister is appointed by the lieutenant governor on the majority support। जी नहीं, चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ना कि गवर्नर करते हैं। ये चीज आप याद रखें यूनियन टेरिटरी के अंदर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी सबसे बड़ी कमेटी होती है पार्लियामेंट की, क्योंकि इसके 30 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर्स होते हैं? 30 मेंबर्स। तो आज की इस क्लास के अंदर हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके सेकंड पार्ट के अंदर जो पेपर बच चुका है उसको डिस्कस किया जाएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपके जो भी डाउट होना तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।